सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आतंकवादियों के रडार पर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर हैं। इस बार कराची पाकिस्तान से आई एक कॉल पर प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही देश में दहशतगर्दी और आतंकी हमला करने की भी बात कही गई है। हेलो, मैं कराची से बोल रहा हूँ। नेपाल बॉर्डर के रास्ते हमने 2 आदमी भेजे हैं जो भारत में आतंक फैलाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री मोदी है जो कि मुस्लिम विरोधी है, उसे भी मार देंगे। यह बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि देवबंद तहसील के गांव ढंडेड़ा में खेत पर मजदूरी करने वाले जितेंद्र ने बताई है। गांव ढंडेड़ा निवासी जितेंद्र ने बताया कि मंगलवार की शाम को एक फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि हेलो, मैं कराची से बोल रहा हूं। जितेंद्र ने जवाब दिया कि मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूं। उसने पूछा कि क्या आप सलीम बोल रहे हैं? जितेंद्र ने भी कह दिया कि हाँ, मैं सलीम ही बोल रहा हूँ। जिसके बाद कॉल करने वाली व्यक्ति ने कहा कि हमने पाकिस्तान से 2 आदमी भेजे हैं जो नेपाल और भारत की सीमा पर मिलेंगे। उनके पास 2 AK-47 हथियार और गोला बारूद सब कुछ है। भारत में दहशत और आतंक फैलाएंगे और उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी हैं। इतना सुनने के बाद जितेंद्र के होश उड़ गए, जिस पर उसने डायल 100 पुलिस को मामले की सूचना दी। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने थाना प्रभारी व क्षेत्र अधिकारी सिद्धार्थ को मामले की सूचना दी। तब अधिकारी युवक से मिलने उसके गाँव में पहुँचे और जितेंद्र को सहारनपुर SSP ऑफिस पर लाया गया और कॉल के बारे में पूरी जानकारी ली गई। इसके बाद उसे वापस कर भेज दिया गया। पूरे मामले पर SSP सहारनपुर दिनेश कुमार P ने बताया कि थाना नागर ढंडेड़ा गाँव निवासी युवक ने बताया है कि इस तरह की कॉल आई थी जिसमें नेपाल बॉर्डर के रास्ते 2 लोगों के हथियारों सहित भारत में आने की बात और प्रधानमंत्री को मारने की बात कही गई है, लेकिन फोन में कोई रिकॉर्डिंग न होने के कारण बात सुनी नहीं जा सकती। प्रथम दृष्टया कॉल फर्जी लग रही है। हमने सभी को जानकारी दे दी है और इसकी जाँच की जा रही है। सर, जैसे ही मेरे पर कॉल आए, मेरे मोबाइल बज रहा था, मैंने उसको ओके किया और उधर से एक आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर उसने कहा कि मैं कराची पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ। आप सलीम बोल रहे हैं क्या? मैं कहा जी हाँ, सलीम बोल रहा है। कह लगे हमारे 2 आदमी क्या ना जिनके पास AK-47 है, असला गोला बारूद है, वो आपको सीमा पर मिलेंगे। नेपाल और हिंदुस्तान की सीमा के रास्ते वो घुसेंगे। उनका मकसद आतंकवादी अंजाम देना है, आतंक फैलाना है हिंदुस्तान के अंदर, और ये जो मोदी है उड़ाना है, ये मुस्लिम विरोधी है। फिर कुछ नहीं, उसके बाद सर फ़ोन कट गया। उन्होंने कहा ओ ठीक है। मुझे 100 नंबर पर डायल किया। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरे मोबाइल पर किसी ने ये बात करी है, ऐसी घटना को अंजाम देने खातर कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, कोई आतंकवादी पाकिस्तान कराची से बोल रहा है। पुलिस आई थी सर इंक्वायरी पे, और मुझे घर से ले गई है। मेरे बयान दर्ज करवाए उन्होंने, वो मेरे मोबाइल को चेक किया है और उसमें रिकॉर्डिंग तो नहीं थी लेकिन वो नंबर है। और क्या ना, इसके बाद मुझे CO साहब ले गए थे सहारनपुर। उन्होंने वहाँ पर पूछताछ की है, पूछताछ करके मुझे वहाँ पर घर छोड़ दिया था। उन्होंने मेरी जो बात है वो सही पाई गई है। वो उन्होंने नंबर विदेश का बताया है, 4410-526। अभी रिसेंटली एक मजदूर के पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से कॉल आया है जिसमें कॉलर अपने को बताया कि मैं कराची से बोल रहा हूँ, और इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान नेपाल बॉर्डर में जो काफ़ी मात्रा में गोला बारूद और बंदूक लेके हमारे जो लोग अंदर घुस रहे हैं और हमला होगा हिंदुस्तान में, और मोदी जी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोला गया है, ऐसे लेबर का कहना है। तो तुरंत जैसे वो VOIP कॉल सुना, लेबर ने तुरंत 100 नंबर कॉल मिला है और उन्होंने 100 नंबर को बोल दिया है कि इस तरह से पाकिस्तान कराची से अपने को बोलते हुए कॉल आया है। उन्होंने हमला बोलने के बारे में बोला है। तो तुरंत UP 100 से हम लोगों के पास वो डायरेक्शन आया है तत्काल मौके पर जाके जांच करने का। मौके पर CO देवबंद तत्काल पहुंच गए थे, लेबर से बात हुई। अनफॉर्चुनेटली लेबर के मोबाइल पे कॉल रिकॉर्डिंग कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग उसको सुन नहीं पाए, या प्रथम दृष्टि उनने क्या कहा ये हमारे पास मतलब सबूत नहीं है। बट जो भी लेबर ने कहा उसके अनुसार प्रथम दृष्टि ये लग रहा है कि फेक कॉल है और फर्जी किसी इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से किया गया है, और यहाँ पे उसका कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा जिस तरह से कोई वो कॉलर इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व हो या ना। इस तरह से सामने आया उसमें जो बाहर वो VOIP कॉल में जो नंबर आ रहा है उसका कोई वो नहीं है, उसको हम ट्रेस कर रहे हैं। वो जो सर्विस प्रोवाइडर से हमने डिटेल भी मांगा है कि वो कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो किस गेटवे के माध्यम से इस पे एनरूट हुआ है। सब लोग हम लोग जांच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को जल्दी से जल्दी क्लूज मिल जाएगा। सुरक्षा एजेंसी को भी कहा गया है
में जो इन्फॉर्मेशन जनरली यूपी 100 को मिलता है वो कैटेगराइज होता है किस लेवल का है, तो एटीएस को भी बता दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी बता दिया गया है, सीनियर लेवल पे हर लेवल पे बता दिया गया है। जनपद शामली में इन दिनों स्वास्थ्य संविदा कर्मी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं, जहां गुरुवार को सभी संविदा कर्मी अपनी समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। संविदा कर्मियों की समस्या सुनने और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेने के लिए भाजपा नेत्री मरंगा सिंह पहुंची थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भेजने और समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया है। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, इनकी एक प्रमुख मांग थी समान वेतन समान कार्य को लेकर, और इनका ज्ञापन मैंने स्वीकार किया। इनको आश्वासन दिया कि ये धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें, सरकार बहुत ही गंभीरता से इनकी सब समस्याओं को निपटाएंगी और मैं इनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगी। हमारा धरना 21 तारीख से अनिश्चितकालीन चल रहा है और हमारी प्रमुख मांग यह है कि समान कार्य समान वेतन, लॉयल्टी बोनस, जॉब सिक्योरिटी और जो हमारी आशाएं और संगनी बहनें हैं उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं और आज 11 बजे के आसपास प्रमुख सचिव से भी वार्ता होनी है। हमारी जो शामली से और 75 जिलों से लगभग 30,000 लोग इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में डटे हुए हैं। 11 बजे उनकी वार्ता होनी थी। कम सिंह की बेटी भी आई थी मरंगा सिंह, क्या आश्वासन दिया? क्या उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और उन्होंने कहा है कि आपकी मांगे क्या, आपके हक को वो मुख्यमंत्री तक ज़रूर पहुंचाएंगी और इसके बारे में एक लेटर भी लिखेंगी। जनपद सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां सहारनपुर के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जैन समाज के विरुद्ध एक टिप्पणी कर माहौल को खराब करने का कार्य किया था, जिस पर जैन समाज ने कड़ा रोष जाहिर किया था। वहीं सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना रामपुर मणिहारन पुलिस को जाँच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिस पर थाना अध्यक्ष बबलू सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर मामले की जाँच की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रईस पुत्र यूनुस निवासी महल कस्बा थाना रामपुर मणिहारन है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किया गया एक मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मामले के खुलासे को लेकर जैन समाज पुलिस की कार्यशैली की काफी प्रशंसा करता नजर आ रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेश मलिक मौजूद रहे, जिन्होंने शिविर का शुभारंभ किया है। इस बार शिविर की थीम राष्ट्र के लिए युवा रहेगी, जिसमें युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया जाएगा और युवाओं में देश हित के लिए कार्य करने तथा अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए भी अपील की जाएगी। आज राष्ट्रीय सेवा योजना की हमारी 3 इकाइयाँ महाविद्यालय में कार्यरत हैं, तो उनका ये 7 दिवसीय विशेष शिविर 1 तारीख से 7 तारीख तक ये आयोजित किया गया है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। तो तीनों यूनिट्स हमारे 3 प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर गिरिराज किशोर और डॉक्टर एस के सिंह, इनके नेतृत्व में ये तीनों इकाइयाँ यहाँ पे काम करेंगी और इन्होंने 3 बस्तियाँ
छांटी हुई हैं कार्य करने के लिए। तो इस वर्ष का जो थीम है वो विकास के लिए युवा, तो ये थीम है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे कि पता ही है कि मुझको नहीं तुमको की भावना से ये प्रेरित होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रेरित है, ये इनका मूल वाक्य है। तो इसी के आधार पर, इसी वाक्य के आधार पर हमारे स्वयंसेवक स्वयं सेविकाएँ यहाँ पे 7 दिन तक कार्य करेंगे और उसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ और जो सरकार द्वारा जो अभी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान इत्यादि, इस तरीके की सारी चीज़ों पे हमारे जो स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएँ ये 7 दिन तक कार्य करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि और श्रमदान के महत्व को भी इस अवधि में ये समझेंगे। तो जो राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य है जिसको लेकर सरकार ने योजना शुरू की थी, तो मेरी पूर्ण अपेक्षा है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थी उन सभी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे और जो महाविद्यालय का अनुशासन है उसको देखते हुए उसके अनुरूप ही विभिन्न बस्तियों में जाकर हमारे स्वयंसेवक स्वयं सेविकाएँ इस पूरे 7 दिवसीय शिविर को पूरा करेंगे। बागपत शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़ गए तीनों बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित है, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ गए तीनों बदमाश गैंगस्टर, लूट और हत्या के कई वारदातों में पहले भी जेल जा चुके हैं। कस्बे से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और उनके विस्तृत क्राइम इतिहास के बारे में जानकारी कर रही है। पकड़ गए बदमाशों के नाम अनिल, लीलू और अभिषेक हैं, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं, जिनमें से लीलू गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। यह तीनों बदमाश 10-10 हजार के इनामी हैं, जो आज कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था, जिनके पास से पुलिस ने 3 तमंचे और आधा दर्जन से अधिक कारतूस बरामद किए हैं। एक्चुअली 3 बदमाश हैं, ये लगभग 10-10 हजार रुपये के इनामी हैं। ये तीनों को बागपत कोतवाली पुलिस ने इंस्पेक्टर श्री शिव प्रकाश सिंह के नेतृत्व में इनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल और जो 32 बोर के हैं और 1 तमंचा बरामद किया गया है, मैं कुछ जिंदा खोखा कारतूस के। और ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ पूर्व में भी कई लूट के मुकदमे थे, जिनमें पहले ही आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी बागपत थाना क्षेत्र से ही हुई है। दबिश डाल के क्या कहते हैं, जो सिंधौली एरिया की तरफ रोड जा रही है, इधर से इनकी गिरफ्तारी की गई। किस क्राइम में वांछित थे पहले, किस क्राइम में चल गए थे? पहले इनके खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज हैं और लूट के मामलों में ये वांछित रहे हैं। उनमें गिरफ्तारी हुई थी, उनमें दबिश डाल के गिरफ्तार होकर जेल गए थे। उसके बाद गैंगस्टर उनके ऊपर लगा था, गैंगस्टर में ये वांछित चल रहे थे। जनपद बागपत में आम बजट को लेकर लोगों में चर्चाएं बनी रही। सुबह से ही लोग टीवी स्क्रीन पर आम बजट के समाचार देखते रहे। जगह जगह व्यापारी एवं किसान आम बजट को देखते नजर आए। शुक्रवार को आम बजट पेश किया गया, जिसके बाद नगर में आम बजट को लेकर चर्चा होती रही। जब इस बारे में राष्ट्रीय लोकदल के मंडल महासचिव ओमवीर सिंह ढाका से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यह बजट केवल एक खिलौने के समान है। आम चुनाव से चंद दिनों पहले पेश किए गए इस बजट में किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के किसी भी वर्ग का भला नहीं हो सकता। वहीं नगर के व्यापारी जगदीश अरोड़ा का कहना है कि बजट लोगों के हित में है। यदि किसी को फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। जो भी बजट पेश किया गया है वह धरातल पर दिखना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार सब्सिडी, जीएसटी छूट आदि बजट के मद्देनजर पेश की गई है, तो उन्हें धरातल पर समझाना होगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके। रही बात आम चुनाव से पहले बजट की, तो बजट तो हर साल ही पेश किया जाता है। जनता को लाभ मिलना चाहिए। देखो भाई साहब की फायदे की तो जहाँ तक बात है, आम इंसान को जितना मिलता है तो हर साल की तरह वही बजट है। और नुकसान की बात यह है कि आम इंसान के लिए नुकसान भी नहीं। अब जैसे 5 लाख तक आयकर से मुक्ति कर दी, उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को थोड़ा सा लाभ होगा। उससे ये फायदा हो जाएगा उन्हें कि भाई अब टैक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, अल्प बचत के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। कोई छोटा मोटा काम है वो कर सकता है वो बंदा अपने पैसे दिखा कर। इसी तरह से ही व्यापारी वर्ग का एक छोटा सा ख्याल रखा गया कि जीएसटी के तहत, अगर मैं वित्त मंत्री महोदय इतना ही सोच ले कि जीएसटी और वैट में कुछ फर्क है, ये जीएसटी से वैट किस तरह से अलग है, इस तरह से सोच ले। जीएसटी जितनी बारी बिकता है सामान उतनी बारी लगता है, तो वैट से किसी तरह से इतर नहीं है ये, लेकिन बस सोचने वाली बात है। और लाभ तो भाई साहब
लोगों को तब होगा ना जब पीछे से इनकम लोगों को आएगी। बता तो दिया कि भाई ये देंगे, सब्सिडी देंगे, किसानों को भी देंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं बता पाते ये लोग। इसमें फायदा नाम का कोई चीज़ ही नहीं। सब एक किसानों को जो है 500 रुपये का लॉलीपॉप देते और उनके साथ में इतना बड़ा छलावा करना, एक इतना भद्दा मजाक करना, इससे बड़ी अन्नदाता की बेइज्जती आज तक सरकार, किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद में नहीं की है। और इस बजट में बिजली की दरें आसमान छू रही है, खाद बिजली और आपकी जितने भी कीटनाशक और नहरों में पानी, किसी भी तरह की कोई सुविधा सरकार ने जब 4.5 साल तक नहीं दी। 4.5 साल क्या, अब जो है चंद दिनों पहले ये आम बजट पेश करके सब जो है किसी भी जनहित का कोई कार्य नहीं किया। आज तक जो है जितने भी सरकार जो चला रही वो सब एक झूठे वादों पे, झूठे पित्ते काटने पे, शिलान्यासों पे, इस चीज़ पे सरकार चला रही है। कुंभ के ऊपर जो है खर्च करा जा रहा है 5,000 और किसानों के लिए जो है कर्जा माफी के लिए 2 पैसे नहीं उनके पास है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? जो आज महिलाएं, उनके साथ में डेली जो है सड़कों पर रेप हो रहे हैं, खुलेआम जो है डकैती, चोरियां और अपराध जो है चरम सीमा पर। तो इस सरकार का, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है? अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो ये सारी चीज़ों का एकदम समाधान होगा। और राजस्थान में ये हुआ है कि बेरोजगारी भत्ता छात्राओं के लिए 3500 रुपये और छात्रों के लिए 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। जनपद सहारनपुर में दहेज लोभी पति ने दहेज में पैसे न मिलने पर पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसका सर फोड़ दिया। जहां पत्नी ने अपने परिजनों को फोन कर बुला लिया, जिसके बाद परिजन बेटी को लेकर घर चले आए और थाने में तहरीर देते हुए बेटी का मेडिकल कराया है। देवबंद के तितकी निवासी तमन्ना ने बताया कि उसका विवाह 3 वर्ष पूर्व फुलास निवासी युवक के साथ हुआ था। तमन्ना के मुताबिक शादी के बाद से ही उसका पति दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करता आ रहा था। आज फिर उसने तमन्ना पर परिजनों से पैसे लाने का दबाव बनाया, तब उसने मना कर दिया तो उसे कमरे में बंद कर बहुत पीटा गया। इतना ही नहीं, उसके सर पर लोहे की किसी चीज से वार कर सर भी फोड़ दिया गया। जिसके बाद तमन्ना ने अपने परिजनों को किसी तरह फोन कर बुला लिया। तमन्ना के भाई मुशव्वर ने बताया कि बहन का फोन आने पर हम लोग उसे ले आए और देवबंद कोतवाली पहुंचे, जहां से उसे सरकारी अस्पताल में लाकर इलाज कराया गया है। तमन्ना को CHC देवबंद से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तमन्ना के पिता ने कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। जी, मेरे हस्बैंड ने पीटा जी रुपयों के ऊपर जी, हर हफ्तेवार ये काम करते हुए हर हफ्तेवार पीटते पैसों के ऊपर और दारू पीते हैं बहुत ही। घर का भी सब खर्चा मेरे बाप ही उठाते हैं, फिर भी पीटते हैं घर से पैसे लाओ। जी, आज सुबह जो पैसों के ऊपर ही गए थे कि घर जा पैसे ला, मुझे काम करना। मैंने इनकार करी तो उसने मारपीट की मेरे साथ। जी, मैंने अपने घर वालों पर फ़ोन किया,
मेरा सिर फटा हुआ था, कह रहे थे पट्टी करा रही है, मैंने इनकार कर दिया। मेरे घर के गए जी, जब भी उन्होंने मेरी गलतियाँ काटी, अपनी गलती कुछ नहीं मानते और मेरी ही गलती काटते हैं और गलती सारी उन्हीं की होती है जी। जी बहन और हम ठीक के हैं जी, हमारी बहन की शादी फुलास हुई 3 साल हो गए। तो आज सुबह हमारी बहन का फ़ोन आया घर पे कि मेरे साथ में झगड़ा कर रखा, यहाँ पे मेरा सिर सार पाड़ दिया। तो अब्बू गए थे हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने जाके देखा तो सिर पाड़ रखा। वो घर लेके आ गए फिर इसे, तो फिर हम इसे यहाँ मेडिकल कराने के लिए लेके आ गए। और 3 साल हो गए शादी को, जब से आज तक बस हर रोज़ यही है, पैसे मांगते हैं कि मुझे कोई काम करना है, पैसे ला के तो घर से। अब बच्ची मना कर देती है तो फिर मारपीट ही करते हैं इसके साथ में। हाँ, पहले भी बहुत बार हो गया ऐसा कि घर पे छोड़ गया लड़के और फिर उसके पापा आते थे, समझा के लेके चले जाते थे, हम भेज देते थे, चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा। तो पहले भी बहुत बार 20-30 बार ना हो गया हो कम से कम ऐसे पहले भी। हाँ, आज हम लेके आए थे तो हमने फिर थाने में जाके इसकी रिपोर्ट की। जनपद शामली में मंडी सचिव विश्वेंद्र पवार द्वारा अवैध तरीके से कर चोरी कर लाए जा रहे ट्रक में माल की तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 3 ट्रक माल सहित पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 ट्रकों की चालान कर छोड़ दिया गया और 1 ट्रक को अभी भी कब्जे में ले रखा है, जिनमें से 1 ट्रक शामली के एसटी तिराहे से पकड़ा है, जो भज्जू से हरियाणा गुड़ लेके जा रहा था। उससे 11,000 रूपए बतौर समन वसूल किए गए हैं। वहीं 1 ट्रक जो लकड़ी लेकर गाजियाबाद से नवागांव पंजाब लेके जा रहे थे, उससे भी 82,500 रूपए बतौर समन के रूप में वसूल किए गए हैं। ये ट्रक भी शामली के गुरुद्वारा रोड से पकड़ा गया है। वहीं 1 ट्रक जो बीएसटी टेक्सटाइल की रुई लेकर उधम सिंह नगर से पानीपत जा रहा था, उसके पास भी कोई प्रपत्र नहीं होने के कारण पकड़ कर रखा गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो गाड़ी अभी है हमारे पास ऑफिस में जो खड़ी है मंडी में, वो इसमें रुई है और रात हमारे सचल दल द्वारा पकड़ी गई है, जिसमें इस गाड़ी के ड्राइवर के पास इसको रोका गया, इसकी जांच की। इसके पास कोई भी मंडी संबंधित कोई वैध प्रपत्र या किसी भी टाइप का कोई प्रपत्र नहीं मिला, जिस कारण से इसको रोका गया। इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी, जब ये आ जाएंगे गाड़ी मालिक करो वो तो अपने लिखाएंगे, तो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कल 1 लकड़ी का ट्रक पकड़ा है और 1 गाड़ी पकड़ी है, गुड़ की टेम्पो पकड़ा है। लकड़ी का ट्रक जो गाजियाबाद से पंजाब जा रहा था, उस पर भी कोई प्रपत्र नहीं था मंडी से संबंधित, उस पर 82,500 रुपये का जुर्माना करके छोड़ा गया है। और गुड़ का टेम्पो जो भाजू गाँव है, वहाँ से पानीपत हरियाणा जा रहा था, उस पर रात में 11,000 रुपये जुर्माना करके उसको छोड़ा गया। देहरादून सहसपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के प्रांगण में सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था तथा महिला बाल विकास परियोजना द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बालिकाओं के प्रति जागरूक किया गया। बाल विकास परियोजना की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आयोजित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। साथ ही दुर्गा शक्ति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पुष्पा देवी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला समन्वयक लक्ष्मी चौहान ने अपनी टीम के साथ नुक्कड़ नाटकों के जरिए महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही दुर्गा शक्ति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पुष्पा देवी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला समन्वयक लक्ष्मी चौहान ने अपनी टीम के साथ नुक्कड़ नाटकों के जरिए जोरदार प्रदर्शन कर महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग से जिला समन्वयक लक्ष्मी चौहान ने कहा कि बेटियां देश की शान है, बेटे और बेटियों को समान नजर से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री योजना पोषण अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ICDS इसका योजना का प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों के महत्व को बताने के लिए हमने यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि समाज में बेटियों के प्रति हिंसा बढ़ रही है, दूसरा बेटियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो उसी के लिए हमने लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। मोटिवेशन के लिए आपने प्रोग्राम? हाँ जी। तो इससे डेवलपमेंट हुआ है कि समाज के प्रति क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बेटियों की प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो एक अवेयरनेस हमने छेड़ी हुई है, धीरे धीरे इसका समाज में देखने को भी मिल रहा है। सपोर्ट मिल रहा है किसी का? बिल्कुल, हम महिला बाल विकास की तरफ से हम लोग ये भारत सरकार की तरफ से कार्यक्रम कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक का, लोगों को जागरूक कर रहे हैं।